बच्चों, आज का ये सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 1, 2, 3 में हमने रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे और उन पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक प्रॉब्लम्स की थी। आज हम ये चर्चा करेंगे कि भाई ये प्रोपोर्शन क्या होता है और इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वीडियो नंबर 4। प्रोपोर्शन: when two ratios are equal to each other, all four terms are in proportion। ठीक है, रेशियो के बारे में हमने बात कर ली थी कि भाई एक रेशियो जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ए रेशियो बी। प्रोपोर्शन का मतलब जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनकी जो चारों टर्म्स हैं वो प्रोपोर्शंस में होती हैं, है ना। मतलब ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, लेट से। मतलब ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी और डी का है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए रेशियो बी सच एज सी रेशियो डी। ये जो 4 डॉट्स बीच में लगा दिए इसका मतलब हो गया ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी और डी का है ना। कैलकुलेट क्या करेंगे, ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना। तो ये चारों क्वांटिटीज आपकी एबीसीडी प्रोपोर्शन में कहलाती हैं। यहां पर जो ए है वो कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी इज नोन एज सेकेंड प्रोपोर्शनल, सी कहलाता है बच्चों थर्ड प्रोपोर्शनल और डी कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ आ गया। ए इज नोन एज फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शनल, सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल और डी कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये तो बात रही सिंपल प्रोपोर्शंस की। सिंपल प्रोपोर्शन कब यूज होता है, जब चार क्वांटिटीज ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मतलब ए और बी का जो रेशियो होता है वही रेशियो सी और डी का होता है। ए कहलाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी कहलाएगा सेकंड प्रोपोर्शनल, सी कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल और डी कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में सिंपल प्रोपोर्शन मैंने बताया था जब एबीसीडी प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब जब तीन क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, लेट्स से ए बी एंड सी, तो ए और बी का जो रेशियो होता है वही रेशियो बी और सी का होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए रेशियो बी सच एज बी रेशियो सी। तो यहां पर ये तीन क्वांटिटीज कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कहलाती हैं, है ना। तीन क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शन में है तो ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी और सी का होगा। चार क्वांटिटी है तो ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो सी और डी का होगा, राइट। कंटिन्यू प्रोपोर्शन के केस में ए कहलाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, राइट, और जो बी है वो कहलाता है मीन प्रोपोर्शनल, राइट। बी क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ प्रोपोर्शंस वर्क्स, प्रोपोर्शन काम कैसे करता है। पहले तो प्रीवियस स्लाइड में जो हमने बात की थी उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो ए रेशो बी सच एज सी रेशो डी। पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ गया। ए और बी का जो रेशियो वही रेशियो सी और डी का है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका लिख दिया है। कैलकुलेट करने का तरीका ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट, पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड, अगर तीन क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो ए और बी का जो रेशियो होता है वही रेशियो बी और सी का होता है और ये क्या कहलाता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ये दूसरी बात हमने कर ली थी। फर्स्ट केस में फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सेकंड केस में फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब प्रोपोर्शन जो है वो काम कैसे करता है, कैलकुलेट कैसे करना है, वो एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये जो सिंबल होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शन बेटा दो टाइप का होता है, एक कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, और सेकंड होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक जॉइंट प्रोपोर्शन भी होता है या वेरिएशन भी होता है, उसके बारे में आगे आने वाले सेशन में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लो मैंने दो क्वांटिटी ली, मान लो मैंने बोला आपको A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। और मैं बोलता हूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है 1/C के फॉर्म में, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो तरह की प्रोपोर्शन होते हैं।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट ऐसे करोगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू 1/c, राइट। इनको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि मान लो ए की दो वैल्यूज है a1 एंड a2, तो a1/a2 का जो रेशो होगा वही रेशो b1/b2 का होगा। ये हो गया डायरेक्ट। a1/a2 का जो रेशो होगा उसका रिवर्स, उसका इनवर्स होगा c का, राइट। वही रेशो c2/c1 का हो गया। ये हो गया इनवर्स। आई रिपीट दिस, ए और बी का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो a1/a2 का जो रेशो होगा वही रेशो b1/b2 का होगा। ए अगर सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो a1/a2 का जो रेशो होगा वही रेशो c2/c1 का होगा, c2/c1 का होगा। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, तो आप चाहो तो कोई कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हो। मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b, ऐसा है ना। कैसे यूज करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वो अपन क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, राइट। तो अभी तीन चीजें दिमाग में रखनी है और उन्हीं पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिंपल प्रोपोर्शन a/b इज इक्वल टू c/d, चार क्वांटिटीज के लिए याद रखो। तीन क्वांटिटीज है तो a/b इज इक्वल टू b/c, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर a इंक्रीज होगा तो b भी इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर a इंक्रीज होता है तो c डिक्रीज होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, मतलब अगर मैं a को इंक्रीज करता हूं तो b भी इंक्रीज होगा। दैट मींस a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं a को इंक्रीज करता हूं तो c डिक्रीज होगा, या फिर a को डिक्रीज करता हूं तो c इंक्रीज होगा। उल्टा उल्टा चलेगा हमेशा। तो a1/a2 का जो रेशियो होगा वो c2/c1 के बराबर होगा। क्लियर है फंडा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेशो से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। अगर मान लो आपको दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू c/d, तो बच्चों कंपोनेंडो ऑपरेशन जो होता है ना, कंपोनेंडो, वो होता है a+b/b इज इक्वल टू c+d/d। ये कहलाता है कंपोनेंडो। सर इसका यूज किया है, वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन करेंगे आगे चल के, है ना। डिविडेंडो होता है बेटा a-b/b इज इक्वल टू c-d/d। कर क्या रहे हैं अपन, कंपोनेंडो में a प्लस बी में 1 ऐड कर रहे हैं और c प्लस डी में ही 1 ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका ये आएगा। डिविडेंडो में a/b में आप -1 कर रहे हो और c/d में ही -1 कर रहे हो, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब कंपोनेंडो में डिविडेंडो को डिवाइड मार दो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी and that is equal to c plus d upon c minus d। ये कहलाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑपरेशन। इसका बहुत ज्यादा यूज को देखने को आपको मिलेगा कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए प्रोपोर्शंस के। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 9 एंड 5। ठीक है, क्या करने का है, हमें याद करना है चार क्वांटिटीज की बात हो रही है ए बी सी डी, और ये प्रोपोर्शन में है, तो a/b का जो रेशो होता है वही रेशो c/d का होता है। हाँ जी सर ये पता है। अब निकालना है बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ मतलब d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दो a b एंड c का। a b और c का ये वैल्यूज रेस्पेक्टिवली पुट कर देना है। a 3 हो गया, b हो गया 9, c हो गया 5, d का वैल्यू नहीं पता, राइट। तो आपका जो d का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 15, है ना। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। इज इट क्लियर? फंडा क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 12 एंड 16। सर थर्ड पूछ रहा है ये, हमें ये पता है कि a/b इज इक्वल टू c/d। थर्ड का मतलब c का वैल्यू निकालना है, तो आप वैल्यूज को रेस्पेक्टिवली पुट कर दो। ये हो जाएगा a का वैल्यू, ये हो जाएगा b का, c का पता नहीं है, ये हो जाएगा d का वैल्यू, क्योंकि c का वैल्यू तो निकालना है ना। तो 3/12 इज इक्वल टू c/16। ठीक है, 3 से कटेगा 4 बार और 4 से 4 बार कट जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 4, राइट। आंसर इज 4 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 8 एंड 24। चलो सॉल्व करो फटाफट से। फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 8 एंड 24। फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब
अगर आपको दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज को रेस्पेक्टिवली पुट कर देते हैं, b, c और d का वैल्यू आप पुट कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल इज a, b का वैल्यू आपको दिया है 6, c का वैल्यू गिवन है 8 और d का वैल्यू 24। सॉल्व करते हैं, ये कटेगा आपका 3 बार और ये कट जाएगा 2 बार, तो बच्चों a का वैल्यू आ जाएगा 2, राइट। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल फॉर 6, 8 एंड 24 इज 2। हो जाएगा, शाबाश। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 20। ये क्या बात हुई, ये क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? क्योंकि अभी तक तो 3 क्वांटिटीज दी जा रही थी, अब ये बोल रहा है केवल 2 क्वांटिटीज हैं आपके पास, केवल 2 वैल्यूज हैं, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। जी नहीं, ये बिल्कुल सही है, यहां पर लगेगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन का फंडा। अगर 3 क्वांटिटीज ए बी सी आपकी प्रोपोर्शन में है तो उसको कहलाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन, और इसका मतलब होता है ए अपॉन बी का जो रेशो होगा वही रेशो बी अपॉन सी का होगा। अब निकालना क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मींस ए और बी का वैल्यू आपको गिवन है, तो आप रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 20 इज इक्वल टू बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। 4 से कटेगा 5 बार, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 20, 100, ठीक है। सो थर्ड प्रोपोर्शनल फॉर 4 एंड 20 इज 100। समझ गए? लॉजिकली आप ऐसे देखो ना, 4 एंड 20 दिया है, 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 20 लेकर आऊं 5 से, तो अगला जो मल्टीप्लाई होगा वो 20 में होगा 5 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 100, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 27। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात होती है तो कॉन्सेप्ट लगता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, और मैंने बताया था b जो है वो कहलाता है मीन प्रोपोर्शनल। तो आपको रेस्पेक्टिव वैल्यूज दी गई हैं a और c की, समझ पा रहे हो? a का वैल्यू 12 पुट करना है, b का वैल्यू पता नहीं, c का वैल्यू 27 पुट कर देना है, तो आपका बेटा b स्क्वायर यहां पर मिलेगा 12 इंटू 27, राइट, 12 इंटू 27, और वी कैन से इसको लिख लेता हूं मैं 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 का मतलब, राइट। सो व्हाट वी आर गेटिंग 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो b का वैल्यू कितना मिलेगा बोलो, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2, सो b का वैल्यू आ जाएगा बेटा आपका 18, राइट। b का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, समझ गए? चलो, तो ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल, राइट। क्या सर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे? बेटा अगर बेसिक लेवल का एग्जाम होगा तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर एडवांस लेवल का एग्जाम होता है तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपके फ्यूचर में आगे आने वाले क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट्स बनकर यूज होने वाले हैं, है ना, इसलिए इनका जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36, speed of a car is directly proportional to distance. If ratio of the speeds of two cars is 7:9, find the ratio of the distance covered if time is constant. ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में दिया है स्पीड जो है वो कार की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी लगता है तो आपने क्या करना है, S1 अपॉन S2 का जो रेशियो आता है वही रेशियो D1 अपॉन D2 का होगा, है ना, समझ आ गया? तो S1 अपॉन S2 का रेशियो कितना दिया है बेटा, S1 अपॉन S2 का रेशियो दिया है 7:9, तो क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्शन का भी वही रेशियो, डिस्टेंस का ही वही रेशियो होगा? बिल्कुल, डिस्टेंस का भी सेम रेशियो होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आंसर इज 7:9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, speed of a car is inversely proportional to time if ratio of the speeds of two cars is 3:5, find out the ratio of the time taken। ठीक है, speed is inversely proportional to time, इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होगा। सर स्पीड का रेशियो दिया है 3:5, तो बेटा जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, वो 5:3 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम डिक्रीज होगा, टाइम कम लगेगा, राइट, क्योंकि इनवर्स है। तो S1 अपॉन S2 का जो रेशियो होगा वही रेशियो T2 अपॉन T1 का होगा, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, 3:5 स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 का है। देखो यहाँ पर फिर से करता हूं मैं, S1 अपॉन S2 का जो रेशियो होगा वही रेशियो T2 अपॉन T1 का होगा।
S1/S2 कितना दिया है सर? 3:5 दिया है, तो T2/T1 कितना होगा? 3:5। मतलब T1/T2 कितना हो जाएगा? उल्टा कर दूंगा, 5:3, 5:3। यही मैंने लिखा हुआ है पर। समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, speed of a car is inversely proportional to time if ratio of the speed of three cars is 2:3:5, find out the ratio of the time taken। सर बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो, आप बार बार करवा रहे हो, तो बेटा ये बच्चों वाले क्वेश्चन जानना जरूरी है, तभी आप बड़े हो पाओगे, है ना। तो स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, इनका रेशो गिवन है 2:3:5, 2:3:5। आपसे पूछा गया है टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3 का रेशो। सर सिंपल है, स्पीड जो है वो इनवर्स होता है टाइम के, तो 2 3 5 का इनवर्स कर दो, ये आ जाएगा 5 3 2। 2 3 5 का इनवर्स कर दो, ये आ जाएगा 5 3 2। ऐसे ही तो करते आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करते आ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है सर? बेटा इनवर्स का मतलब ये होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन एक बार फिर से लेता हूं मैं, ये वाला फिर से लेता हूं मैं। स्पीड का रेशो 3:5 है, तो टाइम का रेशो आपने 5/3 तो लिखा था। बेटा डायरेक्ट नहीं लिखा था, उसके पीछे एक कैलकुलेशन था। क्या? टाइम 1 अपॉन टाइम 2 का रेशो। इनवर्स का मतलब ये होता है, स्पीड का 3:5 है, तो टाइम का होगा 1/3:1/5। इनवर्स का मतलब 1 में होता है। अब चूंकि इनिशियल लेवल पर मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन कभी रेशो में होता नहीं है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए टेक द एलसीएम ऑफ 3 और 5, वो आ जाएगा 15। 15 इंटू 1/3 लिखूंगा मैं 5, और 15 इंटू 1/5 लिखूंगा 3, इसलिए रेशो आता है 5:3। ये इसके पीछे का गणित है, ठीक है। तो अब सेम प्रोसेस से आपको ये करना है, डायरेक्टली स्वैप नहीं करना है, क्योंकि 3 या 4 क्वांटिटीज के केस में ये डायरेक्ट स्वैप नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, टाइम 1 1/2, टाइम 2 1/3 और टाइम 3 1/5। टेक द एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5। सर 2 3 और 5 से कटने वाला नंबर आ गया 30, तो टाइम 1 हो जाएगा 30 इंटू 1/2 मतलब 15, टाइम 2 हो जाएगा 30 इंटू 1/3, राइट, 30 इंटू 1/3, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। टाइम 3 हो जाएगा 30 इंटू 1/5, सो दैट इज इक्वल टू 6। तो रेशियो आ जाएगा 15 10 6। समझ आ गया? तो इस तरह से डील करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकते तीन क्वांटिटीज के केस में। गॉट इट? शाबाश। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 39, x is inversely proportional to y when x is 4 y is 9, find out the y when x is 12। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डेटा दिया है x is inversely proportional to y, right? When x is 4 y is 9, find out y when x is 12। पहला तरीका सॉल्व करने का इनवर्स है, तो x1 अपॉन x2 का जो रेशियो होगा बच्चों, बताओ वो किसका होगा? y2 अपॉन y1 का। समझ गए? x की फर्स्ट वैल्यू 4 दे रखी है, पुट कर दिया। x की सेकंड वैल्यू 12 दे रखी है, पुट कर दिया। y की सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट वैल्यू आपको 9 दे रखी है, ये दिया हुआ है, राइट। तो आपका बेटा y2 कितना आ जाएगा? 9 इंटू 4 36 अपॉन 12, तो y2 मस्ट बी 3। डन। चलो आगे बढ़ते, सेकंड तरीका सॉल्व करने का। भाई x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, तो मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 1 अपॉन y। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब पहला केस लेते हैं, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू 4 पुट करी, y की वैल्यू 9 पुट कर दी, यहां से आपको k का वैल्यू आ जाएगा 36। अब मैं लेता हूं दूसरा केस, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू 12 है, राइट। x की वैल्यू 12 इज इक्वल टू k अपॉन y। k का वैल्यू सर मुझे 36 मिल चुका है ऑलरेडी, मतलब 12 इज इक्वल टू 36 अपॉन y। k का वैल्यू पुट कर दिया, तो y कितना आ जाएगा? 36 अपॉन 12, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 3, है ना। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? पक्की बात, दोनों मेथड क्लियर है? अगर आपको दोनों मेथड क्लियर है तो एक मेथड, एक लॉजिकल अप्रोच और बताता हूं यहां पर मैं। देखो, इनवर्स का मतलब होता क्या है? इनवर्स का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड उसी कैलकुलेशन पर बेस्ड होगी बट डिक्रीज होगी, राइट। और सेकंड डिक्रीज हो, फर्स्ट डिक्रीज होती है तो सेकंड वाला इंक्रीज होगा, ये होता है इनवर्स। तो x की वैल्यूज लिख ली मैंने, पहले 4 थी, फिर हो चुकी है 9। y की वैल्यू पहले थी आपकी
सॉरी पहले 4 थी फिर हो चुकी है 12, y की वैल्यू पहले आपकी 9 थी फिर आपको नहीं पता। तो आपने बेटा ये चेक करना है x किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है। तो x में आपने 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके 12 हुआ है, तो y में आप 3 से डिवाइड कर दो। इनवर्स का मतलब ये होता है, उल्टा चलते हैं हमेशा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x आपका 4 था जो 12 हो चुका है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो y में आप 9 था उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, इनवर्स चल रहे हैं। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 3। 3 मेथड आपके पास है, आप जो चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। x is directly proportional to y when x is 4 y is 9, find out the y when x is 20। ठीक है, अगेन मैं तीनों मेथड से इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको। पहला मेथड, x is directly proportional to y, मतलब सर x1 अपॉन x2 का जो रेशियो होगा, क्या मैं कह सकता हूं y1 अपॉन y2 के बराबर होगा? बिल्कुल जी कह सकते हो। x की फर्स्ट वैल्यू आपको 4 दे रखी है, राइट। सेकेंड वैल्यू गिवन है बेटा 20, y की फर्स्ट वैल्यू 9 दे रखी है, y2 आपको नहीं पता। तो 4 और 5 यहां आ जाएगा 5, y2 आ जाएगा 9 इंटू 5 45। समझ गए? ये हो गया पहला मेथड। सेकेंड अप्रोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा और x कम होगा तो y भी कम होगा। x की वैल्यूज मैंने पुट कर ली 4 और 20, y की वैल्यू पहली है 9, सेकंड आपको नहीं पता। तो आपने ये देखा कि 4 को 20 बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 9 में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 45। ये हो गया सेकंड अप्रोच। समझ गए? थर्ड में करना क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, है ना। इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा ky। x का फर्स्ट वैल्यू आपको 4 गिवन है, k नहीं पता, y का फर्स्ट वैल्यू 9 गिवन है। तो सर मैं क्या कह सकता हूं, k इज इक्वल टू आ जाएगा 4/9। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सेकंड केस में यूज करेंगे। अगेन x इज इक्वल टू ky, x का जो वैल्यू आपको गिवन है वो 20 है, k का वैल्यू आपने निकाल लिया ऑलरेडी 4/9, y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 4 से कट जाएगा 5 बार तो y आ जाएगा 9 इंटू 5 45, राइट। तो y का वैल्यू आ जाएगा 45, राइट। तो इस तरह से बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वर्क करता है और इस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 31 टू 40, जहां पर हमने प्रोपोर्शंस के बहुत बेसिक कैलकुलेशंस आपको बताए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 के साथ, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।